नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप जान रहे हैं कि आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं और आज चल रहा है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग आज देखेंगे संक्रांति। तो आप ये देखेंगे कि संक्रांति कहते किसे है। तो इस फिगर को अगर आप देखें तो यह मान लीजिए कि यह पृथ्वी है। तो आपने देखा कि यह पृथ्वी पर जो है यह इस लाइन से, आपने यह पढ़ा पिछले क्लास में कि यह पृथ्वी है जो कि इस लाइन से अगर बीचों बीच एक लाइन खींची जाए जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक यह इस साइड वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इस साइड वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, या आप इसे कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यह जो लाइन है, यह जो लाइन जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इस लाइन का नाम है इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये आप जो कि 0 डिग्री है। तो इस लाइन से ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और इस लाइन से नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक उसी तरह से अब सवाल आता है कि पूरा धरती पर हर जगह कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ठंडा है, उसी समय कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर ठंड पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि तो यह जो है विषुवत रेखा है, इस लाइन से ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव और इस लाइन से नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो आपसे सवाल आएगा कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल है कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब, यानी कि यह जो लाइन है 0 डिग्री, इसका नाम है विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो इस लाइन से ऊपर में सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी ध्रुव में कब होता है, तो आप देखेंगे 21 जून को, यानी कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा। अब यहाँ गौर करेंगे, जब सबसे बड़ा दिन होगा तो आपने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो 24 घंटा में जब एक चक्कर लगाती है तो सबसे बड़ा दिन कह रहा है, इसका मतलब इसको अगर आधा आधा बांटे तो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होगा। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा दिन, इसका मतलब है कि 12 घंटा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ 14 घंटा होगा, तो यहाँ 2 घंटा कम जाएगा, यहाँ 10 घंटा होगा, क्योंकि 24 घंटा ही पुराना है, 24 घंटा से ज़्यादा नहीं और न कम। तो अगर यह ज़्यादा हुआ तो एक दूसरा क्या होगा, कम होगा। दोनों मिलाकर 24 घंटा यहाँ भी पूरेगा, इसको भी, यह भी 24 घंटा पूरेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो उत्तरी ध्रुव जो है सबसे बड़ा दिन होगा कौन तारीख को, तो 21 जून को। तो ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से अब 3 महीना आगे की ओर चलिए। तो 3 महीना जब आगे चलेंगे तो जून के बाद होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ से सूरज भगवान को, इसका मतलब है यह जो कर्क रेखा है, इसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और आपको हमने पिछले क्लास में बतलाया है कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे उत्तर और नीचे लोग कहेंगे दक्षिण। तो इधर जो भी ऊपर होगा उसको एन से सूचित करेंगे। तो इस तरह से आपने यह देखा कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है, जिसे हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से अब यहाँ 21 जून से आगे की ओर बढ़िए आप विषुवत रेखा की ओर, तो आप देखेंगे कि जून से यहाँ विषुवत रेखा पर आने में आपको 3 महीना का वक्त लग जाता है। तो ये 3 महीना तो वो डेट हो जाता है आपको 23 सितंबर। तो आपसे सवाल आएगा कि पृथ्वी पर रात और दिन बराबर कब होता है, तो 23 सितंबर में। यानी कि आपने देखा ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है। और जब बीचों बीच खींची गई है और आपने पढ़ा है कि इस लाइन से इधर भी 180 डिग्री और इस लाइन से इधर भी 180 डिग्री, और ये पूरा जो है सर्किल मान लेते हैं तो ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को बीचों बीच जो बांटती है 0 डिग्री, जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुव रेखा के जो नाम से जानते हैं, तो यह जो लाइन है, यह लाइन पूरे धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं जब यह लाइन बीचों बीच जब बराबर में है तो पूरे धरती पर रात और दिन भी बराबर होगा। इसका मतलब है 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा। तो यह कब होगा, तो 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर पर पूरे धरती पर रात और दिन बराबर होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो शरद विषुव के नाम से जानते हैं। फिर अब यहाँ से आप बढ़ाइए 3 महीना, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप देखेंगे कि दिसंबर में अब सूरज भगवान जो है आपको यहाँ पर, यानी कि
मकर रेखा पर चले जाते हैं और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है। तो कहा जाता है जब सूरज भगवान इस मकर रेखा पर चले जाते हैं तो मकर रेखा पर दिन बड़ी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। तो अब सवाल आएगा कि आपने पढ़ा कि यह जो विषुवत रेखा है इस लाइन से नीचे वाले को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध और इस लाइन से ऊपर वाले लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो अब सवाल पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर और वही प्रक्रिया होगा कि जब यहाँ दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होगा तो कहीं ना कहीं तो सबसे छोटा रात भी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब फिर यहाँ देखते, यहाँ आपने पढ़ा, अब फिर 3 महीना आगे की ओर बढ़िए, दिसंबर से तो जनवरी, फरवरी और मार्च। तो मार्च में फिर आप देखेंगे कि सूरज भगवान जो है अब यह विषुवत रेखा पर आ जाता है। मतलब विषुवत रेखा पर साल में कितने बार रात और दिन बराबर हुआ, तो साल में 2 बार, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च को। तो आप कह सकते हैं कि पूरे धरती पर रात और दिन बराबर साल में कितने बार होती है, तो 2 बार होती है, यानी कि 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। तो वो कब होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को। फिर आप चलिए मार्च से 3 महीना आगे की ओर, मार्च से फिर अप्रैल, मई, जून, तो यही, तो जून यहाँ गया, तो ये उत्तरी ध्रुव आ गया, फिर यहाँ 3 महीने। तो इस तरह से क्या होता है कि सूरज भगवान यही 3 लाइन पर, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और यह मकर रेखा, यही तीनों लाइन पर अप डाउन करते रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सवाल और अलग ढंग से थोड़ा देखिए कि अब पूछा जाएगा कि उत्तरी ध्रुव पर अगर सबसे बड़ा दिन है, और आपने पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। आप उत्तरी ध्रुव नहीं कह के उत्तरी गोलार्ध कहिए। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। अगर सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे छोटा रात भी होगा उत्तरीय गोलार्ध में। यहाँ गौर कीजिए, अगर यहाँ पर दिन बड़ा है तो मान लीजिए 14 घंटा का अगर दिन है तो रात होगा 10 घंटा का। तो यहाँ सवाल आएगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, तो गौर से क्वेश्चन सुनिएगा। तो अब सवाल आया कि सबसे छोटा रात उत्तरी गोलार्ध में किस दिन होगा, तो आंसर आपका 21 जून ही होगा। यानी कि 21 जून को अगर सबसे बड़ा दिन हुआ, 14 घंटा का दिन हुआ, तो सबसे छोटा रात भी होगा उत्तरीय गोलार्ध में 10 घंटा का, एक हमने माना। ठीक उसी तरह सब सवाल पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। फिर उसी तरह से क्वेश्चन घुमाइए कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा रात कब होगा, तो 22 दिसंबर को, क्योंकि जिस तरह से 14 घंटा का अगर दिन हो गया तो 10 घंटा का रात हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर, सबसे छोटा रात भी तो 22 दिसंबर। तीसरा सवाल कि पूरे धरती पर रात और दिन बराबर कितने बार होता है, तो 2 बार, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च को। अब थोड़ा एक और अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन है तो सबसे बड़ा रात किस गोलार्ध में होगा, थोड़ा समझना है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन है तो दिन का मतलब सबसे बड़ा दिन कौन मौसम में होता है, गर्मी के मौसम में। और सूरज भगवान जब यहाँ गए हुए हैं इस कर्क संक्रांति के ऊपर, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि गर्मी का मौसम आ गया तो दिन बड़ा हो गया। और इसको यहाँ क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए, तो ये हो गया मकर संक्रांति, जो कि यहाँ पर ठंड का मौसम आ गया। जब सूरज भगवान यहाँ है तो यहाँ ठंड का मौसम, और आपने देखा है कि ठंड के मौसम में रात बड़ा होता है और दिन छोटा, और गर्मी के मौसम में दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। तो यहाँ आपको सवाल समझना है कि अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर 21 जून को है तो सबसे बड़ा रात कहाँ होगा, तो आपका आंसर होगा यह सबसे बड़ा रात कहाँ होगा, मकर संक्रांति पर। अगर सबसे बड़ा दिन यहाँ हो रहा है तो गर्मी का मौसम है तो दिन बड़ा, तो ठंडा का मौसम यहाँ होगा मकर रेखा पर, यानी कि मकर संक्रांति पर। फिर सवाल पलट कर पूछा जाए कि अगर 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा।
तो यहाँ अगर सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को, इधर का गर्मी का मौसम आ गया, तो अपने इधर हो जाएगा ठंड का मौसम, यानी कि इंडिया में हो जाएगा ठंड का मौसम। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को है, तो 22 दिसंबर को आपको उत्तरी गोलार्ध में आपको सबसे बड़ा रात हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर 22 दिसंबर को है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा। तो इसी तरह से यह क्वेश्चन आपको घुमाता है। अब यहां देखिएगा कि आपको बुक में मिलेगा कि यह नॉर्थ पोल जो है, उत्तरी ध्रुव और यह दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है, सेम सेम। ये कैसे हुआ, तो इसको समझिए। जैसे अगर यह मार्च में यहाँ पर है, तो आपने पढ़ा है कि फिर यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना वक्त लग जाता है, 3 महीना, क्योंकि मार्च से जब आगे जाएगा तो मार्च का तो अप्रैल मई जून, तो 3 महीना लगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 महीना। फिर अब ये जून से अब यहाँ इस लाइन से अब यहाँ इसको आने में कितना महीना लगा, तो फिर 3 महीना, तो आप यह 3, तो इस तरह से यहाँ रहेगा तब भी यहाँ पर रोशनी जाएगी। जैसे यहाँ इस तरह फिगर देखिए, अगर यह लाइन है और यह नॉर्थ पोल, अगर सूरज भगवान यहाँ है तब भी यहाँ रोशनी जा रही है, यहाँ आ गया तब भी रोशनी आएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना, फिर यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना, इसी तरह से यह हो गया 6 महीना का दिन। अब फिर अब सूरज भगवान जब यहाँ है तो यहाँ भी पड़ रहा है साउथ पोल पर, और फिर यहाँ से जब यहाँ आएंगे इस इलाका में मकर में, तो फिर 3 महीना लगा, तो ये 3 महीना, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर 3 महीना, 6 महीना, तो 6 महीना का यहाँ भी दिन, और जब इधर रहेगा तो उधर रात, इधर रहेगा तो इधर रात, इसीलिए 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। तो इस तरह से आपने यह समझा संक्रांति के बारे में। तो अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कहता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू मून, न्यू मून। अब देख लीजिए ये क्या होता है सूर्य ग्रहण में, कि आप ये पढ़ते हैं कि सूरज का चक्कर, इस तरह से यहां देखें, यह सूरज का चक्कर जो है यह आपको पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी का चक्कर यह चंद्रमा लगाती है। तो जब ये चंद्रमा पीछे है तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर, अर्थ पर पड़ रहा है। लेकिन आप पढ़ेंगे कि ये चंद्रमा जो है घूमते घूमते यह कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर सामने आ जाती है, यानी कि इस तरह से यह मान लीजिए चंद्रमा आ गई। तो चंद्रमा जब आ गई तो कुछ पल के लिए सूरज का सभी रोशनी जो है चंद्रमा पर पड़ता है, और कुछ पल के लिए दिन में ही सूरज भगवान पर रोशनी, पृथ्वी पर रोशनी सूरज का नहीं पड़ पाती है, तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो यह आपको यहाँ ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो एक तो मारेंगे अमावस्या में, दूसरा आप कहेंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो हम लोग कहेंगे सूर्य ग्रहण। ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण में देखेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप गौर करेंगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में लगता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, बल्कि साल में 3 बार ही चंद्र ग्रहण लगता है, यह ध्यान रखना है आपको। और यह चंद्र ग्रहण कब लगता है 3 बार, जब आपने पढ़ा कि इस फिगर को आपने देखा कि यह पृथ्वी है और यह चंदा मामा है, तो आप देखेंगे कि यह पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, और चंदा मामा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो ये आपका अर्थ और मून के बीच में 5 डिग्री का अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना का अंतर होता है, 5 डिग्री का। तो 5 डिग्री का अंतर होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो छाया क्षेत्र है, या मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का यह सपोज कीजिए छाया क्षेत्र है पृथ्वी का, तो छाया क्षेत्र से चंद्रमा जो है वो 3 बार गुजरता है, और जब ये 3 बार गुजरता है तभी जाकर यह चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो यह सूर्य चंद्रमा के बीच में जब ये पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है,
और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब यह सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा ज्योग्राफी के बारे में, संक्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।